मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इन तीन राज्यों के लगभग 80,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला चंबल का बीहड़ बागियों को एक सुरक्षित पनाह देता है। चंबल के बीहड़ में लगभग 100 से अधिक डकैत अपने गिरोह के साथ सक्रिय रहे हैं और इन्हीं डकैतों में एक नाम था डाकू मलखान सिंह का। हालांकि वो अपने आप को बागी कहते हैं और बागी मलखान सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्हें पुलिस कभी पकड़ नहीं पाई। 6 फुट लंबा और बलिष्ठ शरीर, बदन पर खाकी वर्दी, चेहरे पर जबरदस्त रौबदार मूछें, एक हाथ में अमेरिकन स्वचालित राइफल और एक हाथ में माइक। कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आती थी जब मलखान सिंह किसी के सामने जाता था। आज हम चंबल के बीहड़ में लंबे समय तक अपना साम्राज्य चलाने वाले बागी मलखान सिंह की पूरी कहानी लेकर आए हैं, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक आप जरूर बने रहिएगा। चंबल के बीहड़ों के बीचों बीच बड़े ही शांत स्वभाव में चंबल नदी बहती है, लेकिन इसके पानी की तासीर कुछ ऐसी है जो यहाँ रहने वाले लोगों के स्वाभिमान को पोषित करती है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, जालौन, इटावा, आगरा जैसे क्षेत्रों में फैला चंबल का बीहड़ 70 और 80 के दशक में बागी मलखान सिंह के आतंक से थर्राया हुआ था। पुलिस भी सीधे सीधे मलखान सिंह से भिड़ने से पहले एक बार जरूर सोचती थी। हत्या, लूट, डकैती, फिरौती, अपहरण जैसे दर्जनों अपराध के आरोप मलखान सिंह और उसके गैंग पर लगे थे, फिर भी बागी मलखान सिंह को चंबल का शेर कहा जाता था। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चैलेंज बनकर उभरे डाकू मलखान सिंह का आज का जीवन उस वक्त के मुकाबले बहुत अलग है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले का बिलाव गांव मलखान सिंह के नाम से जाना जाता है। दरअसल मलखान सिंह के इस गांव की ज्यादातर जमीन गांव के ही एक कुल पुरोहित परिवार के कब्जे में थी। गांव के सरपंच का पद भी इसी परिवार के कब्जे में था। इतना ही नहीं, इस परिवार का संबंध सरकार के एक मंत्री से भी था। इस परिवार के एक सदस्य पंडित कैलाश नारायण शर्मा से मलखान सिंह की पटरी नहीं बैठती थी। मलखान सिंह जब अपनी उम्र के 16वें बसंत को पार कर चुके और 17वें वर्ष में कदम रखते थे, उसी समय उन्होंने पंडित कैलाश नारायण शर्मा का विरोध भी शुरू कर दिया। इस विरोध की आंच जैसे ही कैलाश शर्मा तक पहुंची, वो आग बबूला हो गया और उसने झूठे मामले में मलखान सिंह को पुलिस के हाथों गिरफ्तार करा दिया। जेल से छूटकर आए मलखान सिंह ने तो एक बार फिर नए सिरे से कैलाश शर्मा का विरोध शुरू किया। कैलाश शर्मा के परिवार ने नदी के किनारे बने मंदिर की 100 बीघा जमीन पर अपना कब्जा कर रखा था। मलखान ने उस जमीन का मामला उठाया और उसे वापस लेने की कसम खाई। गांव के पंच और सरपंच पद के लिए भी कैलाश शर्मा मलखान को अपना प्रतिद्वंदी समझ रहा था। मंदिर के जमीन की लड़ाई को जहां कैलाश पंडित ने अपनी आन का प्रश्न बना लिया, वहीं इस लड़ाई में मलखान सिंह की जान पर बनाई। पुलिस कैलाश पंडित की जेब में थी और गांव वाले उसके डर के नीचे दबे हुए थे। इस बीच कैलाश पंडित के एक आदमी की हत्या हो गई, जिसका इल्जाम भी मलखान सिंह पर आ गया। इस लड़ाई में मलखान सिंह का साथ दे रहा था उसका दोस्त जगन्नाथ उर्फ हिटलर। इसके अलावा और कोई भी मलखान सिंह के साथ खड़ा नहीं था। लेकिन होली के दिन मलखान सिंह के इस दोस्त की भी हत्या हो गई। अपने दोस्त की हत्या के बाद मलखान सिंह के सब्र का बांध टूट गया और वो बदला लेने पर उतारू हो गया। अगर मलखान सिंह के शब्दों में कहें तो दोस्ती कोई तमाशा नहीं होती। उन्होंने अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए न केवल कसम खाई बल्कि आने वाले 5 सालों तक होली ही नहीं खेली। एक रात मलखान सिंह पुलिस की गोलियों की बौछार के बीच से भागता हुआ सीधा चंबल की ओर चला जा रहा था। उस रात के बाद की सुबह बागी मलखान सिंह की जिंदगी की पहली सुबह थी, क्योंकि उसके पहले तक तो उनकी जिंदगी एक आम इंसान के समान थी। लेकिन चंबल के बीहड़ में मलखान सिंह को उसके अपने साथी बनकर मिले। उसके परिवार के लोग भी उसके साथ आकर बागी बनने के लिए तैयार हुए। मलखान सिंह ने कुछ पकड़ की और धन बटोरा, हथियार इकट्ठा किए और एक रात पहुंच गया पंडित कैलाश शर्मा के घर अपना बदला लेने के लिए। मलखान ने कैलाश शर्मा को घर के बाहर खड़े होकर ललकारा और कैलाश शर्मा जैसे ही बाहर आया तो वो उल्टा उसे धमकी देने लगा। मलखान की बंदूक से गोलियां चली, मगर कैलाश शर्मा गोलियां लगने के बावजूद भी बच गया। इसके बाद मलखान सिंह की दहशत पूरे क्षेत्र में फैल गई और अब मलखान सिंह के दोबारा गांव वापस लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। पुलिस ने कई बार मलखान सिंह के गिरोह और उसे घेर कर मार डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन मलखान सिंह कभी भी पुलिस के चंगुल में नहीं फंसा। यमुना नदी की घाटी से लेकर चंबल के बीहड़ों के बीच मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में फैले 300 किलोमीटर के एरिया में मलखान सिंह अपने गिरोह समेत कहीं भी जाकर छुप जाते थे। धीरे धीरे बागी मलखान सिंह का ग्रुप भिंड, मुरैना, जालौन, इटावा से लेकर राजस्थान के धौलपुर तक के बड़े एरिया में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा था। मलखान सिंह के गिरोह की सबसे बड़ी ताकत थी उसके हथियार। जिस समय मलखान सिंह चंबल के बीहड़ों में अपना आतंक फैला रहे थे, उस समय उनके पास वो हथियार मौजूद थे जो पुलिस के पास भी उपलब्ध नहीं थे। उनके खुद के पास एक अमेरिकन सेल्फ लोडिंग राइफल थी, इटालियन दूरबीन थी। मलखान सिंह के गिरोह में
1.5 दर्जन ऐसे सदस्य थे जो हमेशा उसके साथ रहते थे और 80 ऐसे सदस्य थे जो ग्राउंड पर रहकर मलखान सिंह के लिए काम करते थे, उनके लिए मुखबिरी करते थे, पकड़ के लिए घेरा डालने का इंतजाम करते थे। आपको बता दें कि डकैती की भाषा में जिस व्यक्ति का अपहरण फिरौती के लिए किया जाता, डाकू उसे पकड़कर कहा करते थे। धीरे धीरे पुलिस मलखान सिंह के सिर पर इनाम बढ़ाती जा रही थी, लेकिन मलखान सिंह का खौफ ऐसा था कि कोई भी उसके बारे में कुछ भी बोलने के लिए सामने नहीं आ रहा था। मलखान सिंह के बारे में ये बात फेमस थी कि वो अपने से गद्दारी करने वालों और उसकी मुखबिरी करने वालों को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता था। अपहरण और फिरौती के जरिए मलखान सिंह और उसके गिरोह ने अच्छी खासी रकम जमा कर ली। चंबल और उसके इलाके में मलखान सिंह डर का दूसरा नाम बन गया। मलखान सिंह पर पुलिस वालों की हत्या करने का भी आरोप लगा। कहते हैं कि दशहरे के दिन एक बार पुलिस ने मलखान सिंह को घेर लिया, लेकिन मलखान सिंह हमेशा की तरह पुलिस को चकमा देकर भाग गया। उल्टा पुलिस का एक सिपाही जरूर मलखान सिंह के हत्थे चढ़ गया। मलखान सिंह के लोग चाहते थे कि उस सिपाही को वहीं मार दिया जाए, लेकिन मलखान सिंह ने उसे जीवन दान दिया। आगे जाकर उस सिपाही ने वहां से अपना ट्रांसफर करवा लिया। वो नहीं चाहता था कि वो दोबारा पुलिस कार्यवाही में मलखान सिंह के सामने आए। मलखान सिंह का दबदबा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसका दुश्मन नंबर 1 कैलाश शर्मा अभी जिंदा था और शहर में रहने लगा। डाकुओं के कुछ छोटे मोटे गिरोह भी मलखान सिंह से सीधी सीधी टक्कर नहीं ले सकते थे। 3 राज्यों के पुलिस महानिरीक्षकों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाने का फैसला किया, लेकिन पुलिस का कोई भी तरीका काम नहीं आया। मलखान सिंह ना तो कभी पकड़ा गया और ना ही एनकाउंटर में मारा गया। केंद्र और राज्य सरकारों पर सवाल उठने लगे। मलखान सिंह को गिरफ्तार करने का दबाव बनता जा रहा था। इस बीच खबर आई कि मलखान सिंह का दुश्मन नंबर 1 कैलाश शर्मा मलखान सिंह के ही एक आदमी की गोली का शिकार हो गया। दुश्मन के मारे जाने के बावजूद मंदिर की जमीन का विवाद अभी बरकरार था। इस बात की जानकारी 3 पत्रकारों ने सरकार तक पहुंचाई। उस समय मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह की सरकार हुआ करती थी। इन तीनों पत्रकारों के माध्यम से ये प्रयास किए जाने लगे कि मलखान सिंह को किसी तरीके से सरेंडर करने के लिए मना लिया जाए। इस मामले में तत्कालीन विधायक रमाशंकर सिंह भी अहम भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने बताया कि पत्रकार कल्याण मुखर्जी, प्रशांत बंजार, कल्याण बनर्जी ने आकर उनसे बताया कि वो ग्रामीणों के जरिए मलखान सिंह से मिले। काफी बातचीत हुई, वो सरेंडर करना चाहते हैं। विधायक महोदय ने ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई और मुख्यमंत्री ने ये बात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंचाई। ऊपर से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार की तरफ से मलखान सिंह के सरेंडर के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। मलखान सिंह के सरेंडर से पहले सरकार ने बिलाव गांव की 100 बीघा जमीन का मामला भी सुलझा लिया। जमीन को वापस मंदिर को सौंप दिया गया। अब मलखान सिंह के सरेंडर की तारीख का इंतजार था। फाइनली मलखान सिंह ने देवी मां के चरणों में हथियार रखकर सरेंडर कर दिया और राष्ट्र की मुख्य धारा में आकर जुड़ गए। उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। राजनीतिक दल उन्हें अपने साथ मिलाने की कवायद में लगे हुए हैं। आपको कैसी लगी मलखान सिंह की ये कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।